स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको सारे टॉपिक्स इसमें से करा दिए, सिर्फ 2 टॉपिक्स मैंने डिटेल में नहीं कराए थे। वो था एक ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ओब्लिक एक्सपेंसेस ओब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट डिस्काउंट तो हमें वो खर्चा होता है जिसको हम एज डिस्काउंट बुक कर रहे थे। कौन सा? जैसे हमने 100 रुपीज का डिबेंचर 80 रुपीज में दे दिया तो 20 रुपए का हमारा डिस्काउंट था, तो हमने एंट्री की थी। मतलब मैं यहाँ पे पेन यूज करूंगा, तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट 80, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 20 टू 10% डिबेंचर्स। फाइनली एक ही एंट्री होगी, सपोज 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिस्काउंट 20 रुपया है, इसकी तो अकाउंटिंग एंट्री तुमने कर दी, ये तो अकाउंटिंग एंट्री कर दी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, और क्या है? लॉस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसा होता है बता पाओगे? कल जो हमने किया था, रिडेम्पशन पे अगर मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा तो उस प्रीमियम का जो एंट्री है वो भी हम आज ही करते हैं, इशू के वक्त ही करते हैं, और वो भी कंपनी की लॉस है, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कैसे? मैंने बोला कि ये डिबेंचर जो मैंने डिस्काउंट पे इशू कर दिए रिडीमेबल एट 110 है, तो मुझे तो 10 रुपया तब ज्यादा देना है, तो इस 10 रुपए की भी जो कंजर्वेटिव कंसेप्ट में आज ही एंट्री करता हूँ। तो मैं एक एंट्री करता हूँ, एक इधर भी कर सकता हूं मैं, हम अलग भी कर सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 टू प्रीमियम, ऐसा मैं एंट्री करता हूं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10। तो ये प्रीमियम और रिडेम्पशन लास्ट में जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं करूंगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट 10 टू कैश 110। ये 10 रुपीज तब एडजस्ट हो जाएगा, ये अभी लायबिलिटी है। बट ये लॉस 10 रुपया जो है और ये डिस्काउंट 20 रुपया है, इनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें? ये तो सिर्फ हमने एंट्री कर दी, 20 रुपया और 10 रुपया खर्चा कर दिया, इसको हम कैसे राइट ऑफ करेंगे वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। एक और चीज है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे हम शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा तो आ जाएगा ना कंपनी को। प्रॉस्पेक्टस इशू कर देना है, बहुत सारी चीजें करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, उसके लिए जो खर्चा आ जाएगा, तब तो तुम बोलोगे सपोज आपने डिबेंचर्स निकाल दिए 5 लाख के और आपको खर्चा 10,000 का आया, तो आप एंट्री क्या करोगे? एक्सपेंसेस। आप एंट्री क्या करोगे उसकी? जब आपको 10,000 का खर्चा हो गया डिबेंचर इशू में, तो आप एंट्री क्या करोगे? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी होगा 10,000 रुपया। पैसा चला जाएगा इस 10,000 रुपए की, अब इस 10,000 का या एक डिबेंचर पे 20 रुपया या एक डिबेंचर पे 10 रुपया, ये जो लॉसेस आपके हो गए हैं या जो ये जो एक्सपेंसेस हो गए आपके, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है, अब आपकी बुक ने जो वो ओल्ड और न्यू प्रैक्टिस बोली थी, तो मैंने आपको बोला था वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था वो आपको नहीं करने। अब जो मैं आपको बता दूंगा वही हमें करना है। हालांकि आपकी बुक ने दूसरी जगह वो कंसिडर कर दिया है, बट पहली जगह पता नहीं बोला था ये ओल्ड प्रैक्टिस है न्यू प्रैक्टिस है, बाद में फिर इन्होंने एक जगह अलग से उसको और दोबारा से वही टॉपिक डाल दिया, तब वहां पे उन्होंने ठीक कर दिया है। तो पेज नंबर 8.48 पे आप अपनी बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 8.48 पे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं हम क्या करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। क्या है? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को मैच करना है। मतलब जिन रेवेन्यूज के लिए जो जो खर्चा हुआ होगा वो खर्चा उन रेवेन्यूज के साथ ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से कंसेप्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंस का, आता है ना प्रीपेड इंश्योरेंस का कंसेप्ट, प्रीपेड एक्सपेंस का कंसेप्ट आता है। मतलब हमने तो आज खर्चा कर दिया बट हम बोलते कि ये इंश्योरेंस जो है ये तो इस साल का नहीं है, इसका बेनिफिट तो मुझे अगले साल मिलेगा, तो ये अगले साल के पीएनएल में जाना चाहिए। वो मैचिंग कंसेप्ट की वजह से होता है। इसी तरीके से मैंने सपोज अब डिस्काउंट मेरा ओवरऑल अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं सपोज मैंने यहाँ पे 5 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, मैंने 5 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए, मैं बता रहा हूं 5 लाख के डिबेंचर्स मैंने 5 साल के लिए इशू कर दिए। तो यहाँ पे मुझे 5 लाख का डिबेंचर जब इशू कर दिया तो उसके लिए मुझे खर्चा क्या हो गया? मेरा डिस्काउंट हो गया 1 लाख रुपया। क्या हुआ? 1 लाख 20 रुपया का डिस्काउंट 1 लाख रुपया। और मुझे प्रीमियम और रिडेम्पशन जो लास्ट में देना है लॉस, वो 50,000 है। ठीक है, ठीक है सर। और मेरे एक्सपेंसेस सपोज जो है, मेरे एक्सपेंसेस जो हो गए हैं वो सपोज मैं लेता हूं डिवाइड बाई 5 मुझे करना है, वो सपोज 10,000 हो गए। कितने हो गए मेरे? 10,000। तो इतना खर्चा हो गया मेरा किन के लिए? ये 5 लाख रुपया मार्केट से उठाने के लिए मुझे कितना खर्चा हो गया टोटल? 1,60,000 रुपया। अब इस खर्चे को मुझे पीएनएल में तो लेना है ना, इस खर्चे को मुझे प्रॉफिट लॉस में लेना है,
तो क्या पहले ही साल लूंगा जिस साल मैंने ये खर्चा कर दिया, क्या पहले ही साल लूंगा? नो सर। नहीं, ये नहीं करेंगे। क्यों? इन डिबेंचर्स, ये जो पैसा मैंने लाया बिजनेस में, इससे कुछ एसेट्स परचेज करूंगा, बिजनेस में यूज करूंगा, कितने सालों के लिए यूज करूंगा? 5 सालों सर के इसको लिए। हम यूज करेंगे 5 साल के लिए, इसको हम यूज करेंगे 5 सालों के लिए। यहां पे फिर जाके हम उसको 5 लाख रुपया उन बंदों को वापस दे देंगे ना, यहाँ पे वाईफाई पे हम उनको वापस देंगे। तो मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा भाई इन पैसों का फायदा तो तुमने 5 साल में ले लिया, तो इनका जो खर्चा है वो भी 5 सालों में जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, टोटल खर्चा कितना है? 1,60,000 रुपया। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5। तो हर साल कितना खर्चा जाएगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ? 32,000 हर साल खर्चा जाएगा। 32,000 हर साल खर्चा जाएगा। तो क्योंकि उन पैसों का फायदा आपने हर साल लिया। यहाँ पे एक किसी बच्चे का डाउट होता है, सर ये 5 लाख तो आज ही यूज कर दिया है हमने Y1 में, बट बेटा अगर आपने इससे कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो वो फिक्स्ड एसेट तो रहेगा ना, तो ये पैसा जो है वो तो बिजनेस में पूरा 5 साल के लिए रहेगा, उसका फायदा तो पूरे 5 साल हो जाएगा, पहले साल ही तो नहीं लोगे। आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, जो भी करते हैं, तो ट्रेड में ये जो पैसा रहा वो पूरे 5 साल रहा है ना, और 5 साल बाद आपने वापस कर दिया। तो इन पैसों का फायदा आपको 5 साल के लिए, या ये पैसे आपके बिजनेस में 5 साल के लिए यूज आ गए, 5 साल बाद आपने वापस कर दिया, तो इनका फायदा 5 साल के लिए मिल गया। एज्यूमिंग बेनिफिट्स इक्वल है तो एक्सपेंसेस भी क्या जाने चाहिए? इक्वल। इक्वल जाने चाहिए। तो इनका खर्चा भी जो है वो 32,000 रुपया हर साल करेंगे। या ऐसा बोलो, डिस्काउंट पे अगर 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है तो डिस्काउंट 1 लाख डिवाइड बाई 5, हर साल डिस्काउंट में से 20,000 रुपया हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। तो हर साल हम एंट्री क्या करेंगे? हम करेंगे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 32,000, डिस्काउंट एंड तो डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 20,000, और लॉस जो है, लॉस कितना हो जाएगा? तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000, 50,000 डिवाइड बाई 5 करके, है ना? यस सर। 50,000 डिवाइड बाई 5 करके 10,000 आएगा, और ये एक्सपेंसेस 10,000 है, 10,000 डिवाइड बाई 5 तो 2000। 2,000 ये हो जाएंगे। तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,000, तो हर साल 32,000, तो 5 साल में ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, और इनका फायदा 5 साल के लिए था, तो इनके एक्सपेंसेस भी 5 साल में जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बोला आपको। जो आपकी बुक पहले गलत बोल रही थी, वो बोल रही थी पहले ही साल करना चाहिए। जो वो पहले ही साल कर रहे थे ना, तो उन ऑथर्स को पता नहीं क्या हुआ, टाइपिंग एरर हुआ, क्या हुआ। वो जो कंपनीज एक्ट बोलता है ना कि पहले ही साल करना है, वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पता ना क्या होता है? प्रिलिमिनरी यस सर, जो कंपनी खोलने के टाइम में होते लाते हैं, तो प्रमोटर्स वो खर्चा करते हैं, आरओसी में रजिस्ट्रेशन फीस करते हैं, सीए को फीस देते हैं, मेमोरेंडम बनाने की फीस लगती है, वो सारे अगर 50,000 रुपया हो गए, तो पहले क्या करते थे वो बोलते थे ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, तो इनको हम 5 साल के लिए राइट ऑफ करेंगे। तो कंपनीज एक्ट बोलता है नहीं भाई, ये एसेट की डेफिनेशन ही मीट आउट नहीं कर रहे हैं। ये एसेट ही नहीं है। एसेट वो होता है जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, जिसको एंटिटी ओन करती होगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेट, द थिंग्स व्हिच आर बीइंग ओन्ड बाय द बिजनेस। दिस इज नॉट एन एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज नॉट एन एसेट, सो यू हैव टू राइट इट ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। बट इनके बारे में कंपनी एक्ट कुछ नहीं बोलता है, और लॉजिकली मैचिंग कंसेप्ट फिट जाएगा अगर हम इनको पहले ही साल राइट ऑफ करेंगे। जब फायदा आपने 5 सालों में ले लिया, तो ये एक्सपेंसेस क्यों आप पहले ही साल राइट ऑफ करोगे? ठीक है, ये एक बात थी। दूसरी बात जो इसमें था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, जब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस पढ़ते हैं, अब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को अच्छे से जब पढ़ोगे दोबारा, वहां पे सेक्शन 52 में है कि अगर कंपनी शेयर्स को या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इश्यू करेगी, तो प्रीमियम का जितना भी पैसा आ जाएगा उनको ट्रांसफर करना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे। और उस सिक्योरिटीज प्रीमियम के कुछ यूजेस है, जिसमें ये यूज भी है कि वो जो एक्सपेंसेस या डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक यूज है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। उसके बहुत सारे यूज है, 4-5 यूज है, बहुत सारे मैं नहीं बोल सकता, सिर्फ 5 यूजेस है, मतलब उन्हीं 5 जगहों पे यूज कर सकते हैं। उनमें से एक यूज जो भी है कि जो आपने डिस्काउंट दे दिया, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। मतलब ये जो डिस्काउंट आपने राइट ऑफ करना है, आप प्रॉफिट एंड लॉस की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम को कर सकते हो, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को कर सकते हो। ये जो लॉस हो गया, लॉस जो प्रीमियम वाला है, रिडेम्पशन वाला, आप इसको यूज कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हो। जो एक्सपेंस हो गया, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो। ब्यूटीफुली वहां पे बोला आप करना है। अब बोलोगे सर आपने क्यों प्रॉफिट एंड लॉस को बोला? ये डाउट आ सकता है ना आपका, सर आपने क्यों प्रॉफिट एंड लॉस बोला, आपने क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं बोला? देखो, ये कॉल लेनी है तब मैनेजमेंट को, वो क्या करेंगे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो मैं चाहूंगा कि कंपनी का टैक्स कम लगे। अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से खर्चा लेस करोगे तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप इसको खर्चा डालोगे, कंपनी इनकम टैक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं आप इसको खर्चा क्लेम कर सकते हो। जब आपने ये खर्चा क्लेम कर दिया प्रॉफिट लॉस में, इसके बाद क्या होगा, आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, कम होगा,
टैक्स नेट प्रॉफिट आपका कम Yes, होगा, sir. आपका टैक्स क्रेडिट कम हो जाएगा, तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगा। तो अगर मैं उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंट होगा तो मैं बोलूंगा भाई हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो कहीं और यूज करेंगे, जब मुझे ये खर्चा पीएनएल में डालने से मेरा टैक्स कम हो जाएगा तो मैं क्यों ना उसमें करूं, मैं क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम में राइट ऑफ करूंगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में राइट ऑफ करोगे दैट इज आल्सो फाइन, अकाउंटिंग के लिए वो भी ठीक है, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को करो। बट अगर मैं उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंट हूं तो मैं बोलूंगा मैं पहले पीएनएल से करूंगा। अब सपोज पीएनएल में प्रॉफिट नहीं है तब मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करूंगा, या मैं बोलूंगा नहीं नहीं मुझे शेयर होल्डर को दिखाना है कि मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उससे भी हम पढ़ते हैं ना अभी फाइनेंशियल में पहले, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर बोलेंगे ये कंपनी अच्छी है, हम इसमें इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं करेंगे। चाहूंगा नहीं नहीं मेरा प्रॉफिट अच्छा ही दिखना चाहिए, तो मैं तब सिक्योरिटीज प्रीमियम से इसको यूज करूंगा। वो सारी टैक्स प्लानिंग और कंपनी प्लानिंग से, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी मैं इसको प्राइवेट प्रॉफिट लॉस से ही राइट ऑफ करूंगा, क्योंकि मेरी टैक्स एटलीस्ट मेरा टैक्स सेव हो जाएगा। समझ आई बात। अब तुम लोग Yes, आ sir. जाओ, ये मैंने बोल दिया कि अगर ये मैंने एक चीज बोली थी, अगर ये जो खर्चा था, सॉरी ये जो पैसा था हम 5 साल बाद एक साथ रिडीम करते हैं, अगर ये पैसा हम 5 साल बाद एक साथ रिडीम करते हैं तो इक्वल बेनिफिट्स थे तो खर्चा भी इक्वली जाना चाहिए। बट इसमें एक और चीज है, अगर ये ऐसा नहीं है, जो रिडेम्पशन है अभी हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन के बारे में, अगर आपने रिडेम्पशन ऐसे नहीं किया है बल्कि आप रिडेम्पशन, ये तो जो मैंने अभी बोला रिडेम्पशन उसको लंप सम रिडेम्पशन बोलते हैं कि एक साल में Y0 में आपने डिबेंचर इशू कर दिए, Y5 में आपने रिडीम कर दिए। तब क्या था, हम बोलते थे 5 लाख पूरा 5 साल के लिए यूज हो गया। बट दूसरा तरीका होता है, कंपनीज क्या करती है, 5 लाख के डिबेंचर्स अगर यहाँ पे इशू कर दिए, यहाँ पे 1 लाख रुपया रिडीम करती है, क्या करती है 1 लाख रुपया रिडीम करती है, बचा कितना पीछे 4 लाख रुपया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 लाख और रिडीम कर रही है, पीछे कितना बचा 3 लाख रुपया। मेरी आवाज आ रही है ना। Clear. हाँ, यहाँ पे 1 लाख और रिडीम कर दिया, बचा कितना 2 लाख, यहाँ पे 1 लाख रिडीम किया, बचा कितना 1 लाख, वो यहाँ पे 1 लाख रिडीम कर दिया। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैसा उसने रिडीम कर दिया। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ जो अभी 1,60,000 का खर्चा हुआ था, क्या उसको इक्वली करोगे, क्या उसको इक्वली करोगे? द आंसर इज नो। No. क्यों? ये जो पैसा है पहले साल तो 5 लाख रुपया यूज कर दिया, इस साल तो 4 ही लाख रुपया बिजनेस में रहा ना, इस साल तो 3 ही Yes, लाख रुपया sir. रहा, इस साल तो 2 ही लाख रुपया रहा, इस साल तो 1 ही लाख रुपया। इस बेचारे को तो 1 ही लाख रुपया, इस साल के रेवेन्यू कमाने के लिए तो मुझे 1 ही लाख रुपया यूज हुआ ना, इस साल के रेवेन्यू कमाने Yes, के लिए तो sir. मुझे 1 ही लाख रुपया यूज हुआ। जब 1 ही लाख रुपया यूज हुआ तो ये 160 डिवाइड बाई 32,000 अगर आप करोगे, बेचारे को इसने 5 लाख रुपया यूज कर दिए रेवेन्यू कमाने के लिए, बट इसको 32,000 का खर्चा भुगतना पड़ा, और इस बेचारे ने 1 ही लाख रुपया यूज कर दिया इस साल ने, इसको 32,000 का खर्चा अगर डालेंगे तो वो इस साल के लिए ना इंसाफी हो जाएगी, तो हमारी अकाउंटिंग जो है वो करेक्ट नहीं होगी, हमारा जो मैचिंग कंसेप्ट है वो पिट जाएगा। तो मैचिंग कंसेप्ट के साथ जिस प्रोपोर्शन में आपने रेवेन्यू के लिए फायदा लिया उसी प्रोपोर्शन में आप एक्सपेंस को बोलेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं भाई ये चीज तो नहीं करेंगे, ये चीज तो हमें गलत लग रही है, ये चीज जो है हमें गलत लग रही है, ये सही चीज नहीं है। सही तरीका क्या है, प्रोपोर्शनेटली हम खर्चा करेंगे। तो हम बोलेंगे पहले साल के लिए कितना था, पहले साल के लिए हमें 5 लाख रुपया यूज कर दिया, पहले साल के लिए हमें 5 लाख रुपया यूज कर दिया, दूसरे साल के लिए हमने 4 लाख रुपया यूज कर दिया, फिर हमने 3 लाख रुपया यूज कर दिया, फिर 2 लाख रुपया यूज कर दिया, और फिर 1 लाख रुपया यूज कर दिया। तो जो खर्चा है 1,60,000, तो इसको वेटेज दे तो ये कितना बन गया 5 4 3 2 1, 509 3 15, ठीक है। तो पहले साल कितना खर्चा जाना चाहिए 1,60,000, पहले साल के लिए खर्चा जाना चाहिए 1,60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15, ठीक है। Yes, sir. 1,60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15 कितना हुआ 3,773, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे साल कितना लाख रुपया यूज किया 4 लाख, तो दूसरे साल खर्चा जाना चाहिए 1,60,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 50। समझ तो रहा है तुलना, Yes, sir. समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. 4 लाख इंटू सॉरी या 1,60,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, 2 तेजी 7 ठीक है। इसी तरीके से तीसरे साल के लिए खर्चा कितना जाएगा 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 15, जो हम उधर भी करते थे वेटेड एवरेज में, ठीक है। Yes, तो sir. 2 यूज करो, इसके साथ इधर 2 लाख के लिए कितना हो जाएगा 1,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 आपको 7 और इसमें आएगा 1,60,000 डिवाइड बाई 15, 10,7 तो यहाँ आप देख रहे हो हर साल इधर एक ही लाख रुपया यूज हुआ तो हमने एवरेज निकाला तो 10,000 होना चाहिए, इधर 2 हो गए 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 3, जो भी वो आया इंटू 4 इंटू 5,
तो यहाँ पे ज्यादा पैसा यूज हुआ तो खर्चा भी ज्यादा जानता है, यहाँ पे कम पैसा हुआ तो खर्चा भी कम हो जाए। तो हर साल आप कितनी एंट्री करोगे, डिस्काउंट कितना होगा। तो ये तो मैंने तो ओवरऑल 160 का निकाला, आप प्रोपोर्शनलिटी कर सकते हो हर किसी एक्सपेंस का इंडिविजुअली करके। समझ आई बात? यस सर। अच्छे से समझ आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? बाकी अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोगों ने क्यों म्यूट करके रखा है यस अपने आप को, सर। आप अनम्यूट कर दो सारे। हाँ, समझ आया यहाँ तक? यस सर। अब सारे अपनी बुक से इलिस्ट्रेशन नंबर 32 पे आ जाओ। आगे पेज नंबर 8.48 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 32 पे आ जाओ। जब आओगे तो मुझे बता देना। आगे यस सर। चलो मैं पढ़ूं क्वेश्चन। यस सर। A company issued 5,000 means number of debentures, 5,000 15% debentures of rupees 100 each at rupees 95 on 1st January 2018. As per the terms of the issue, the debentures are to be redeemed at the end of the 5 years. Show the amount of discount to be written off each year. बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे बताओ डिस्काउंट कितना है। 5,000 डिबेंचर अगर है, हर डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट है, हर डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट है बता दोगे? कितना डिस्काउंट है? 100 का डिबेंचर आपने 95 रुपीज में दे दिया, तो डिस्काउंट कितना है? 5 रुपीज। 5 15%। रुपीज। तो 5,000 इंटू 5, 15% क्या है? किसने बोला? आयत ने बोला, जैनम ने बोला? 15% इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। कंपनी इशूड 5,000, दैट इज नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स, दैट इज रेट, कूपन रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, दैट इज द फेस वैल्यू, एट रुपीज 95, दैट इज द इशू प्राइस। तो इशू प्राइस 95 है, फेस वैल्यू 100 है, तो आपने कितना का डिस्काउंट दे दिया? 5 रुपए का डिस्काउंट किया। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5, तो आपका जो डिस्काउंट है वो 25,000 है। अगर आप इसकी एंट्री करोगे तो एंट्री इस तरह से हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपको जो पैसा आ जाएगा वो आएगा 5,000 इंटू 95, discount on issue debit 5,000 into 5 to 15% डिबेंचर्स, वो आएगा आपका 5 लाख। ठीक है। अब ये 5 लाख का जो डिबेंचर है ये आपको पूरे 5 साल रहेंगे। अगर ये पूरे 5 साल रहेंगे तो ये 25,000 का डिस्काउंट किस रेशो में राइट ऑफ करोगे? 25,000 का डिस्काउंट किस रेशो में राइट ऑफ करोगे? इक्वली। यस सर। 25,000 का खर्चा किस रेशो में करोगे? इक्वली। तो 25,000 डिवाइड बाय 5, हर साल आप 5,000 का राइट ऑफ करोगे। तो कोई बड़ी बात है? तो टेबल बना के आप बोलोगे कि हर साल हम कितना राइट ऑफ करेंगे, 1/5, दैट इज 5,000। ठीक है। इस तरीके से तुम इलिस्ट्रेशन नंबर 33 भी करना है, वहां पे आपको डिस्काउंट एंड डिबेंचर अकाउंट बनाना है। तो वो कोई बड़ी बात है क्या? क्या आप डिस्काउंट अकाउंट बना सकते हो? क्या डिस्काउंट अकाउंट बना सकते हो? यस सर। अगर यस सर। जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया था, अगर मैं इसका डिस्काउंट अकाउंट बनाऊंगा तो ये डिस्काउंट अकाउंट बनाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, अकाउंट का ये फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या आएगा? टू 15% डिबेंचर्स 25,000, ये Y0 पे हो जाएगा 1 जनवरी 2018 को। उसके बाद आप क्या करोगे सर? उसके बाद जब 31 दिसंबर आएगा तो हम राइट ऑफ करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? कितना? 5,000 राइट ऑफ करोगे। पीछे कितना बचा सर? पीछे बचा 20,000। ठीक है। तो एक साल हो गया, फिर आएगा 1 जनवरी 2019 तो बैलेंस ब्रॉड डाउन। ऐसे ही अकाउंट का बैलेंस आता है 20,000। फिर उस साल का 31 दिसंबर आएगा तो अगेन करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, पीछे बचेंगे 15,000। 15,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है। फिर जाके इस 15,000 को 5,000 इसी तरीके से लास्ट में खत्म हो जाएगा। बस वो एक अकाउंट होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। कुछ मुश्किल है? नो सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 भी कर देना तुम लोग। अब अगर हमने वेरिएबल में कर दिया, एक ही साथ नहीं कर दिया, तो अब कैसे करेंगे? अब इलिस्ट्रेशन नंबर 34 आपकी एग्जाम बुक से मैं करने जा रहा हूं, पेज नंबर 8.50। ठीक है। एक्स लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स एट द रेट 94%, ये सिर्फ घुमाने के लिए, ऑफ फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख के डिबेंचर्स आपने 94% पे इशू कर दिए, मतलब आपने 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो आपको कितना पैसा आया? 94,000। तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 94,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 6,000,
तो कितने परसेंट डिबेंचर्स आपने इशू कर दिए, कोई रेट नहीं लिखा है, तो डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, रिपेबल बाय 5 इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ ₹20 ईच। ये जो 1 लाख का डिबेंचर्स आपने इशू कर दिए है, आपने क्या करना है, हर साल कितना राइट ऑफ करना है, हर साल कितना रिडीम करना है, कितना रिडीम कर रहे हो, यहाँ पे 1 लाख के डिबेंचर ले लिए, हर साल कितने रिडीम कर रहे हो, 20-20 हजार हर साल रिडीम करते हो, तो 5 Yes, sir. साल में ये 20, पूरा 20%. खत्म हो जाएगा। अगर हर साल 20-20 हजार खर्चा रिडीम करोगे, अब तो पहले साल कितना पैसा यूज किया, पहले साल 1 लाख रुपया यूज कर दिया, तो यहाँ पे फिर 80,000 ही बचे, यहाँ पे 60,000 ही बचे, यहाँ पे 40,000 ही बचे, यहाँ पे 20,000 ही बचे। ठीक है, और वो 20,000 पे कर दिया। अब मुझे बताओ खर्चा कैसे करोगे, खर्चा कैसे करोगे ये 6,000 का, सर पहले साल जो खर्चा जाएगा 6,000 इंटू 1 लाख 1/5 टू, सॉरी रेशो निकालो ना, टोटल कितना हुआ, यहाँ पे 20 वैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी करोगे, इनको टोटल करो, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, कितना आया, 3 लाख। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ये करना आया, मैंने क्या किया, Yes, sir. Proportionally इधर 1 इसको लाख था, डिवाइड किया। 80,000 था, 60,000 था, तो मैंने प्रोपोर्शनली किया, पहले साल कितना यूज था, 1 लाख आउट ऑफ 3 लाख, तो दूसरे साल कितना जाएगा, 6,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, Yes, sir. तीसरे साल जाएगा 6,000 इंटू Into 60,000 40,000. डिवाइड बाय 3 लाख। 60,000. तो आप इसको वो रेशियो भी Divide by 3 कर lakh. सकते हो, इसको करोगे टोटल तो वो आएगा 1/5, ये 1/4 आएगा, ये 1/3, 1/2 ऐसे करके ये आ जाएगा, या तुम ऐसे करोगे ये सारा करके आएगा, तो हर साल तुम्हारा खर्चा निकलेगा जैसे उस तरह से निकलेगा, 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 करके वो 6,000 का खर्चा हो जाएगा। आई होप अब आपको, अब तीसरी चीज है, अब अगर अनइक्वल अमाउंट है तो अब कैसे करोगे, सर प्रोडक्ट नॉर्मली मेथड ऐसा मत होता इसमें नहीं है कि इस्तेमाल अनइक्वल होगा। अनइक्वल अमाउंट अगर है तो कैसे करोगे, तो आप देखोगे कितना अमाउंट है, प्रोडक्ट मेथड तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा अमान, उतना Yes, sir. कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट उससे भी प्रोडक्ट मेथड से भी आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली गर्ज है जिस रेशो में आपको रेवेन्यूज में वो फायदा दे रहे हैं उसी रेशो में आपको राइट ऑफ करना है। अगर प्रोपोर्शन दिया होगा तो नॉर्मली उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया जाए, कंपनी की दो ही पॉलिसी, या तो लमसम में करेंगे या तो इक्वल इंस्टॉलमेंट करते हैं, अनइवन अमाउंट में नहीं कर रहे। अगर अनइवन अमाउंट हो तो आपको दिया होगा पहले साल 1 लाख कर दिया, दूसरे साल 2 लाख कर दिया, तीसरे साल 3 लाख कर दिया, तो 1:2:3 जो रेशो वो बनेगा उस रेशो में तुम लोग कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्वेश्चंस करने सारे आ जाए। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं ना, जितने भी आप क्वेश्चन है डिस्काउंट वाले वो कर देना, सिर्फ जो स्टार्ट में वो 1-2 क्वेश्चन थे ना जो मैंने कल के लेक्चर में बोला था उनको नहीं देख लेना, उनको Yes, sir. छोड़ देना, ठीक है। Yes, sir. अब 1 मिनट आप लोगों को मैं एक और कंसेप्ट बोलूंगा, ठीक है, जो मैंने कल थोड़ा सा कम कर दिया था, और अगर फिर हमें टाइम बच जाएगा तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, अगर नहीं तो बाकी क्वेश्चन आप सारे खुद कर लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो कंसेप्ट मैं कल छोड़ दिया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हमने बोला कि डिबेंचर के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे अभी मैंने बोला था 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स का मतलब क्या है, 10% 10% रिटर्न डिबेंचर मिलेगा मतलब क्या इसको। है, 10% रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर को, बट कंपनी के लिए क्या होगा, 10% इंटरेस्ट का खर्चा होगा। अगर Yes, sir. हमने 5 Expense. लाख के रुपीज 5 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, 5 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, तो मुझे क्या हो जाएगा, साल के बाद मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा Yes, sir. खर्चा, 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। तो मैं एंट्री करता हूं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना, 5 लाख, ठीक है। तो ये किसको देना है मुझे, डिबेंचर होल्डर को 5 लाख रुपया, ठीक है। Yes, sir. तो डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री क्या करूंगा मैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट Yes, sir. टू डिबेंचर होल्डर, और फिर जब डिबेंचर होल्डर को पैसा दूंगा तो मैं एंट्री करूंगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। मैं जो बैंक चेक दे रहा हूं 50,000, सॉरी ये 5 लाख मैंने लिखा, ये 50,000 है, ठीक है, ठीक है। यहां तक डिबेंचर होल्डर Yes, sir. अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, और ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा है ये क्या है, मेरा खर्चा, Expense. ये क्या है, Expense. एक्सपेंस। इसको कहां पे ले जाऊंगा, P&L कहां पे account ले में। जाऊंगा, P&L प्रॉफिट एंड लॉस account में। तो में। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट account debit to interest on debentures. डेबिट, नहीं जिस अकाउंट से खोला है तुम्हें, डिबेंचर इंटरेस्ट नाम से मैंने Yes, sir. खोला अकाउंट, तेरी बात सही है, बट जो अकाउंट तुम मेंशन करोगे ऐसा नहीं ऊपर एक अकाउंट बोला तो नीचे दूसरा अकाउंट बोला है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट
50,000, तो ये मेरा एक्सपेंस है, ये पीएनएल में जाएगा। यहां तक सिंपल है, यस सर, ठीक है। यस अब सर। यहाँ पे टैक्स के प्रोविजंस बीच में आते हैं। क्या आता है? टैक्स का के प्रोविजन बीच में आता है। इनकम टैक्स एक्ट जो है, मैंने आपको बोला ना कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों से टैक्स लेती है। अब लोगों से इनकम पे टैक्स लेती है, तो इनकम मतलब गवर्नमेंट की नजरों में कंपनी एक पर्सन है। क्या है? कंपनी एक पर्सन है। तो वो कंपनी को बोलते हैं तेरा जितना भी प्रॉफिट आएगा, कंपनी तेरा जितना भी प्रॉफिट आएगा उस पर 30% टैक्स दे दे। क्या दे दे? 30% टैक्स दे दे। यहां से जो लोग होते हैं, जैसे मैं जॉब कर रहा हूं, कोई आपके पेरेंट जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको इनकम आती है, उनको भी टैक्स देना पड़ता है, उनको भी टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, कंपनी को अपना प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट पे टैक्स देगी। ये जो बंदा है जिसको ये 50,000 रुपया मिल रहा है, जिसको ये 50,000 रुपया मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता है उसकी 50,000 की इनकम आ रही है? यस सर। तो आपको नहीं लगता कि उसको 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 अपने इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा? वो कैसे देना पड़ेगा उसको? जब साल होता है फिर वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं। एक बंदा, जैसे एक पूरा साल हो जाएगा, मेरा पूरा साल हो गया कहीं पे काम करते हुए, तो 31 मार्च का जो ईयर कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरी इनकम सपोज 7 लाख या 8 लाख थी, उस पर मेरा इतना टैक्स बनता है, तो मैं टैक्स पे करता हूँ, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या मैकेनिज्म लाती है? गवर्नमेंट बोलती है लतीफ लतीफ को अभी ये 50,000 रुपया मिल रहा है इंटरेस्ट, क्या पता लतीफ कल को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरे या नहीं भरे, हम कहां से लतीफ को पकड़ेंगे? मुश्किल है ना लतीफ को पकड़ना, यस सर। क्योंकि कंपनी के पास कितने डिबेंचर, बहुत सारे डिबेंचर होल्डर। अब हर जगह डिबेंचर होल्डर को तो नहीं जा सकते ना गवर्नमेंट, भाई तुझे तो इंटरेस्ट मिला था चल टैक्स दे दे। तो वो क्या करते हैं? वो कंपनी को पकड़ते हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो ऐसी गवर्नमेंट जो है वो कंपनी को पकड़ती है। वो कंपनी को बोलती है भाई तुझे ये डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा चाहिए ना प्रॉफिट एंड लॉस में, ये हम तुझे तभी अलाउ करेंगे, ये हम तुझे तभी अलाउ करेंगे जब तू इस बंदे को इंटरेस्ट देगा ना, तो इसको टैक्स काट के पेमेंट करना। क्या करना? टैक्स काट के पेमेंट करना। दो चीजें होती है, एक उसको बोलते हैं कि तू इसको टैक्स काट के पेमेंट करेगा, और वो टैक्स फिर हमें जमा करेगा। तो वो यहाँ पे क्या करेगा? पूरा मुझे 50,000 रुपया नहीं देगा, पूरा 50,000 मुझे नहीं देता है, तो वो टैक्स काटता है। तो उसके लिए इनकम टैक्स में जो सेक्शन है, सेक्शन 193, सेक्शन 193 बोलता है अगर किसी कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट दे दिया तो उनको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पशन है उस पे, सपोज किसी की इनकम, कोई बंदा बोलेगा यार मेरी इनकम तो इतनी है और कोई इनकम है ही नहीं, 5 लाख तो कोई टैक्स ही नहीं लगता है, तो मुझे टैक्स ऐसे भी लगेगा, तो एक फॉर्म 15G देता है कंपनी को कि मेरा टैक्स मत काटो, वो अलग बात है। हम सिंपल बोलेंगे कि कंपनी को 10% टैक्स काटना है, तो तब क्या करेगी कंपनी? वो उसको 50,000 नहीं देगी, वो उसको 50,000 रुपया नहीं देगी। उस केस में क्या करेगी? वो उसको सिर्फ 45,000 देगी। क्या देगी? 45,000, 10% टैक्स 5% टीडीएस पेएबल नाम से एंट्री करेगा, लाइबिलिटी खड़ी करेगा अपनी। तो इस डिबेंचर होल्डर को तो 50,000 से डेबिट कर दिया, क्योंकि उसको और कुछ मिल नहीं है, बैंक में से 45,000 रुपए, ये 5,000 इसकी लाइबिलिटी है कंपनी की, तो वो टू टीडीएस पेएबल लाइबिलिटी करेगा, और इस टीडीएस को फिर गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो फिर एंट्री करेगा टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट 5,000, और गवर्नमेंट का जो खाता होगा उसमें जमा करेगा तो बैंक अकाउंट 5,000। तो ये 5,000 उसने गवर्नमेंट को दे दिए, और ये 45,000 उसने डिबेंचर होल्डर को दे दिए। तो अगर डिबेंचर इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस काटना है तो एंट्री हो जाएगी, आप उस इंटरेस्ट जो टैक्स अमाउंट है उसको टीडीएस पेएबल में ट्रांसफर करके एक लायबिलिटी क्रिएट करोगे, और फिर जाके वो पे करोगे अलग से। किसी का डाउट है क्या? मुझे लग रहा है कोई बात कर रहा है पीछे, डाउट है क्या? नो सर, नो सर। कुछ आवाज आ रही थी बैकग्राउंड। तो समझ आई बात इनकम टैक्स का? ये समझ आया सेक्शन 193 क्या बोलता है कंपनीज को? अगर आप इसको टैक्स, ये इंटरेस्ट दोगे तो ये इस बंदे की इनकम है, हम कहां इसको पकड़ेंगे, तो इसको टीडीएस काटो। और ये हमेशा याद रखना, जो टीडीएस होता है वो किस पे, ये जो इंटरेस्ट मिलता है ये फेस वैल्यू पे मिलता है, जो नॉमिनल वैल्यू है 5 लाख रुपया उस पर मिलता है, ठीक है। ये एक हो गया डिबेंचर इंटरेस्ट। अब एक और चीज है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ये कंसेप्ट और है, छोटा सा कंसेप्ट है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। क्या तुम में से कोई मुझे जल्दी जल्दी बोल सकता है, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या होता है? सर इंटरेस्ट चढ़ गया लेकिन अभी नहीं मिला। अब देखो मैं बताऊं क्या होता है। ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट होता है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये हमने बोला 10% इंटरेस्ट है, ये ऐसा क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे दे जाएंगे ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती है, साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देती है सपोज। तो वो बोलेंगे 1 अप्रैल, ये फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 19 से 31/3/2020, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलते हैं कि हम डिबेंचर का इंटरेस्ट कब देंगे, तो वो बोलते हैं हम एक तो 30 जून को देंगे, यस सर। ठीक है, एक तो 30 जून को इंटरेस्ट देंगे और 31 दिसंबर को देंगे।
जब ये साल स्टार्ट हो जाएगा तो 30 जून को वो कितना इंटरेस्ट देगी? लास्ट इंटरेस्ट कब दिया होगा उसने? 31 दिसंबर को। यस तो वो सर 6 महीने का इंटरेस्ट देगी। इस तरीके से यहाँ पे फिर 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, ठीक है। बट यहां जब आएंगे, यहां तक जब पहुंचेंगे, जब वो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएगा, तो अगर आप देखोगे इन डिबेंचर्स में लास्ट में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, 10% हाफ ईयरली दे दिया है। बट इन 3 महीने में कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट तो नहीं दिया है। बट डिबेंचर इंटरेस्ट खर्चा तो है ना, एक्सपेंसेस क्या है, ये टाइम बाउंड एक्सपेंस होते हैं। तो 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक्रू हो गया है, वो एक्रू हुआ हो गया है, है। बट ड्यू नहीं हुआ है। क्यों? ड्यू वो कब हो जाएगा? ड्यू वो मैच्योरिटी 30 पीरियड जून पे, को हो जब उसका जाएगा। उसको मैच्योरिटी बोलते टाइम हैं आएगा। मैच्योरिटी पीरियड पे, जब वो डिबेंचर इंटरेस्ट पीरियड होता है तब आएगा, वो 30 जून है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? अपना एक्सपेंस तो बुक करेगी ना, एक्सपेंस बुक तो करेगी यस ना, सर कंपनी अपना एक्सपेंस बुक करेगी ना, क्योंकि उसको तो इस साल का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसमें उसको खर्चे डालने हैं ना, मैचिंग कंसेप्ट करना है ना। यस सर जो भी एक्सपेंसेस इनकर हो गए हैं, यहाँ पे डिबेंचर्स का पैसा लगा हुआ है, तो इन 3 महीने में भी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट खर्चा आ जाएगा, वो तो इस साल के रेवेन्यू में जाना चाहिए, क्योंकि वो डिबेंचर्स इस साल यूज हुए हैं। तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू करेंगे। तो वो बोलेगा 5 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, दिस इज द इंटरेस्ट एक्रूड। क्या है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड बट अभी वो ड्यू नहीं हुआ है। तो वो एंट्री करेगा 5 लाख इंटू इस पे 10% इंटरेस्ट इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 12,500 का डिबेंचर का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, तो ये इस खर्चा जाना चाहिए। तो वो एंट्री करेगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12,500 टू इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्रूड 12,500, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जब 3 महीने और हो जाए, ये तो बैलेंस शीट इसने बना दी, तो इंटरेस्ट एक्रूड अदर प्रोविजंस में आ जाएगा, और डिबेंचर इंटरेस्ट खर्चा जाके पीएनएल में जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। एक ये डिबेंचर इंटरेस्ट 12,500, और पुराना जो यहाँ पे इंटरेस्ट किया होगा वो भी इसी साल जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 3 महीने बाद जब 30 जून को पे करेगा, 30 जून को वो अगेन 3 महीने का इंटरेस्ट एंट्री करेगा, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट है अब। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और ये जो इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट एक्रूड है, इसको भी ट्रांसफर करेगा इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 3 महीने का 1200 500 12,500, वो 12,500 12,500, और फिर जाके 25,000 रुपया वो डिबेंचर होल्डर को देगा। तो ये जो इंटरेस्ट एक्रूड खड़ा किया था, इसको फिर ट्रांसफर करेगा डिबेंचर होल्डर में। अब ये लायबिलिटी बन जाएगी, और फिर जाके वो उसको पे करेगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, क्योंकि ड्यू पर्टिकुलर डेट पे होता है, जो पेमेंट डेट होता है। समझ आई बात? तो ये कंसेप्ट आज हमने 2 कर दिए। एक हमने डिस्काउंट एक्सपेंसेस लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो मैंने आपको बताया था, और इंटरेस्ट पे टीडीएस कैसे काटना है वो, और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू वो क्या होता है, वो मैंने सारा तुम लोगों को बता दिया। अब एक जल्दी जल्दी आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 40 पे, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आ गए? 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में खत्म करेंगे। A company issued 20,000 10% debentures of rupees 100 each on 1st January 2000. The interest is paid on 30 June and 31 December each year. The rate of tax income tax is 20%. Pass necessary journal entries for 1 year. अब मुझे बताओ तो जब आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए 20,000 के, तब एंट्री क्या हो जाएगी? सर इंटरेस्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। कितने इशू कर दिए सर आपने? 20,000 डिबेंचर्स इशू कर दिए 100 रुपए के, तो 20,000 इंटू 100, 20 लाख के डिबेंचर्स, आपका 20 लाख का पैसा आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स 20 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये पहली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? सर 30 जून को मुझे इंटरेस्ट देना है, 30 जून को मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो 20 लाख पे कितना इंटरेस्ट बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ सर। 20 लाख पे 10% इंटरेस्ट है, बट कितने टाइम के लिए सर? 6 महीने के लिए। ये तो 10% तो पूरे साल का है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख बनेगा। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, अगर मैं एक ही साथ पे करूंगा, टू टीडीएस पेएबल। इस पे टीडीएस काटना है 10%, 20% टीडीएस काटना है, तो 20,000 टीडीएस करूंगा, और बाकी ट्रांसफर करूंगा डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को मुझे 80,000 देना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर जाके क्या करूंगा? डिबेंचर होल्डर को पे करूंगा। तो एंट्री करूंगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 80,000 टू बैंक 80,000 बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। और ये जो 20,000 रुपए का टैक्स है, ये मैं गवर्नमेंट में पे करूंगा, तो लायबिलिटी को खत्म करूंगा। टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक 20,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर, तब अगेन मैं एंट्री करूंगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया आधे साल का,
टू टीडीएस पेएबल टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर को पे करूंगा तो सेम एंट्रीज फिर 31 दिसंबर को रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरह से आधे हाफ में कर दिया उस तरह इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब तुम सारे इलस्ट्रेशंस कर देना जो सॉल्व है, और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो सारे कर देना। जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आएगा वो तुम मार्क कर देना, हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज कर देना कि सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आए। फिर जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा जब भी वो आ जाएगा, हम एक दिन डिसाइड करेंगे सर इतने क्वेश्चन जमा हो गए तो उसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट होते हैं उसमें से 3-4 मिनट में तो आप लोगों को जमा होने में लगता है, तो इफेक्टिवली हमारी 30-35 मिनट की क्लास होती है, तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं दिखा सकता। आप सारे क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन आपके रहेंगे आप नोट करेंगे, जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें फिर एक दिन हम डिसाइड करके वो सारे अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे और आपकी 100% उसमें क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इशू ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। कल हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप साइड में इशू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस करते रहना। ठीक है।